नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरपीएससी इंडियन मेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कम समय में कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लास्ट 40 डेज में हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको मेंस एग्जाम के अंदर नहीं करनी है, और हिंदी में किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं ताकि अच्छे मार्क्स मिल सके, और जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के 35% मार्क्स भी नहीं आ पाते और वो मेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अदर सब्जेक्ट में चाहे कितने ही मार्क्स आ जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, इसमें पर्टिकुलरली 35% मार्क्स लाने जरूरी है। तो आपको क्या है कि इसके अंदर सिर्फ 35% मार्क्स अचीव करने पर ही फोकस नहीं करना है, आपको हिंदी में 60+ मार्क्स लाने पर फोकस करना है। ये सब्जेक्ट जो है मेंस के अंदर ओवरऑल अच्छे मार्क्स लाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये कैसे करना है, कैसे पॉसिबल है, ये सब 60+ मार्क्स लाना कैसे पॉसिबल है, वो सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है, ये लेक्चर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट ए की। जो हिंदी का पार्ट ये ए है वो है टोटल 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का है और ये रिलेटेड टू ग्रामर है, ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें जो भी आएगा सब ग्रामर से रिलेटेड है। और ये इजी स्कोरिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इजी स्कोरिंग है। अब इजी स्कोरिंग कैसे है, यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो मेंस के अंदर। जो पार्ट बी और सी है वहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा, तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए, इसके बहुत कम चांसेज है। लेकिन जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ग्रामर वाला सेक्शन है, जो पार्ट ए है, इसमें अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रॉपर सही है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये इजी स्कोरिंग है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपने एग्जाम में एक ब्लोम शब्द आया है, एग्जाम में ब्लोम शब्द 1 मार्क्स का आता है जिसमें आपसे 2 ब्लोम शब्द पूछेगा। अगर आपने दोनों ब्लोम शब्द है उसको सही लिख दिया तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। इसमें कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए ये क्या है कि इजी स्कोरिंग सेक्शन है, इसको आपको अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करना है। अब इसको अच्छे से कैसे तैयार करें, मेक मोर यू प्रैक्टिस हिंदी ग्रामर दी बेटर योर कमांड ओवर इट विल बिकम। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके इसके ऊपर कमांड है वो अच्छा बन जाएगा। अब मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि भाई मैंने क्या अडॉप्ट किया था, मैंने किस तरीके से इसकी तैयारी की थी, इसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने किया था, तो मैंने क्या किया था, एक शॉर्ट नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं उनको उस शॉर्ट जो नोटबुक है उसमें लिख लिया था। जैसे आरएएस के प्रीवियस ईयर हो गए, उसमें जितने भी पर्यायवाची, ब्लोम शब्द, शब्दयुगम, वन वर्ड, पारिभाषिक शब्दावली, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब मैंने उसमें लिखे। उसके अलावा जो राघव प्रकाश बुक है और जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से भी मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब मैंने उसमें लिख लिए। तो इसमें अपने को जो सोर्स है इसका, एक तो आरएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक एनसीईआरटी की बुक और एक राघव प्रकाश राइटर की बुक, ये मैंने तीनों फॉलो की थी। इनको आप फॉलो कर सकते हो। इनमें से जो जो प्रीवियस ईयर में आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट, आरएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कौन कौन से ब्लोम शब्द पूछे गए हैं, कौन कौन से पर्यायवाची पूछे गए हैं, कौन कौन से शब्दयुगम पूछे गए हैं, वन वर्ड वगैरह जितने भी है, ये सब आपको उस कॉपी में लिख लेना है। एक शॉर्ट नोट टाइप की शॉर्ट नोटबुक बना लो, उसमें ये सारी चीज़ें लिख लो। तो उससे क्या होगा, उसके बाद में आपको क्या है, फिर अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने लास्ट 40 डेज में सिर्फ उन्हीं को डेली रिवीजन किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि हम अलग अलग बुक्स में ये सब पढ़े। इससे आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैंने अडॉप्ट किया था कि सबको एक शॉर्ट नोटबुक में लिख लो, फिर उसी पे फोकस करो। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सम ग्रामर टॉपिक आर फॉर रिमेंबर। अब इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि जो आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस वाले हैं। सम ग्रामर टॉपिक्स आर फॉर प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस वाले हैं और कुछ लॉजिकल भी है, जैसे संधि वगैरह। तो इनको आपको जैसे पर्यायवाची है, ब्लोम शब्द है, शब्दयुगम है, वन वर्ड है, पारिभाषिक शब्दावली, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए सोर्स मैंने बता दिया, एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो सारी चीज़ें और वहाँ से आप इनको प्रॉपर याद करो, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा इनको, और कोई दूसरा इनका रास्ता नहीं है। कुछ एक प्रैक्टिस वाली चीज़ें है, जैसे वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग, इनकी आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसमें कमांड हो जाएगा आपका। और कुछ लॉजिकल है, जैसे संधि है, ये लॉजिकल चीज़ें है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैंने एग्जाम में गलती करी थी, जो एक आया था वाक्य शुद्धि का आया था,
जिसमें क्या था, शब्द केवल संकेत मात्र है, ये दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसमें शब्द केवल संकेत मात्र, शब्द संकेत मात्र है अथवा शब्द केवल संकेत है, मैंने दोनों लिख दिए। तो इस वजह से मेरे को इसमें मार्क्स नहीं मिला, एक नंबर नहीं मिला, कट गया था मेरा। तो इसी वजह से आपको भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है एग्जाम में। जैसे शब्द केवल संकेत मात्र है, तो इसमें या तो मेरे को लिखना था शब्द संकेत मात्र है या फिर शब्द केवल संकेत है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। तो ये तो हो गई पार्ट फर्स्ट की बात। अब अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। जो पार्ट बी है ये भी 50 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये अपने को इसमें बताता हूं मैं आपको लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं संक्षिप्तीकरण की। संक्षिप्तीकरण में क्या क्या ध्यान रखना है। संक्षिप्तीकरण जो है वो टोटल 10 मार्क्स का आता है। इसमें 1 मार्क्स का तो शीर्षक होता है, 5 मार्क्स का संक्षिप्तीकरण और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्तीकरण का जो शीर्षक अपन लिखते हैं, शीर्षक में क्या क्या ध्यान रखना है अपने को। जो शीर्षक है वो हमेशा 3 से 5 शब्द से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज है, पूरे गद्यांश को अपने को ढंग से पढ़ना है। और जो गद्यांश का केंद्रीय भाग है, मतलब गद्यांश किसके बारे में है, वो लिखना है शीर्षक में। मतलब पूरे गद्यांश को ढंग से पढ़ो पहले, ढंग से, फिर उसके बाद में उसमें देखो कि केंद्रीय भाव क्या है उसका, मतलब गद्यांश किसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो उसको आप वो शीर्षक के अंदर लिखे, उसको अनावश्यक नहीं लिखे। तो ये गद्यांश में आपको शीर्षक में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण जो है उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। मूल गद्यांश का लगभग 1/3 शब्द 1/3 होना चाहिए, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखना होता है। और जो अलंकार विस्तार है वो पूरी तरह से अपने को हटाने हैं। उदाहरण, कोई उदाहरण दे रखा हो उसमें, जो पैराग्राफ है उसमें कोई अलंकार दे रखा हो, कोई विस्तार दे रखा हो, उसको अपने को पूरी तरह से हटाना है। और भाव एक भी नहीं छूटे, लेकिन जो भाव है कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है वो उसमें होना चाहिए। पैराग्राफ है उसको संक्षिप्तीकरण करना है अपने को एक तरीके से, तो उसमें से उदाहरण अलंकार विस्तार सब चीजें हटा दो। 1/3 में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और जो भाव है वो मेन क्या कहना चाह रहा है वो उसमें संक्षिप्तीकरण में जरूर होना चाहिए, तब आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है एग्जामिनर क्या देखता है। अब एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, क्या देखता है, भावों की पूर्णता की। भाव आपने जो संक्षिप्तीकरण है उसमें भाव पूरे लिए नहीं लिए, भाषा की शुद्धता, लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए, अनावश्यक कोई बात नहीं लिखनी उसमें, शब्द सीमा का पालन 1/3 में ही करना है। ये नहीं है कि अपन ने पूरा पैराग्राफ ही उतार दिया। तो इस तरीके का अपने को ध्यान रखना है शीर्षक लिखते टाइम और संक्षिप्तीकरण लिखते टाइम। इन चीजों को आप प्रॉपर फॉलो करें। फिर उसके बाद में 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं अवतरण से संबंधित प्रश्नोत्तर, तो ये तो पैराग्राफ में से ही आपको लिखने होते हैं, इसकी कोई अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बस ये आपको एक तो शीर्षक में ध्यान रखना है कि 3 और 5 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे गद्यांश को ढंग से पढ़े, उसके केंद्रीय भाव को लिखे और अनावश्यक शब्द नहीं लिखने हैं शीर्षक के अंदर। संक्षिप्तीकरण का मैंने बता ही दिया आपको कि भाव एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है वो आपको लिखना है। और कोई उदाहरण या अलंकार या विस्तार है उसको हटा दो और लगभग 1/3 शब्द में होना चाहिए। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है इसमें संक्षिप्तीकरण के अंदर। अब अपन चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो है भाव विस्तार या वृद्धिकरण। तो भाव विस्तार या वृद्धिकरण में जब अपन इसका भाव विस्तार करेंगे, कोई भी सुक्ति दे दी जाएगी आपको, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सुक्ति से संबंधित लिखना है, अनर्गल विस्तार नहीं करना उसका। मतलब जो सुक्ति है किसके बारे में है उसी से रिलेटेड लिखना है। ये नहीं है कि अपन उसमें कुछ भी लिख रहे हैं, घुमा फिरा कर एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुक्ति का अर्थ नहीं लिखना है, उसके विचारों का विस्तार करना है। इसमें अपन भाव विस्तार कर रहे हैं, जो सुक्ति के जो भाव है उसका विस्तार कर रहे हैं, उसका वृद्धिकरण कर रहे हैं। ये नहीं है कि सुक्ति का अर्थ लिख दिया, तो अपने वो अर्थ नहीं लिखना है उसमें, उसके विचारों का, वही वो क्या कहना चाह रहा है उसके विचारों का विस्तार करना है, वो किस तरीके से करना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सुक्तियां है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। 20 सुक्तियां है जो मैंने इसमें इंक्लूड करी है लेक्चर में, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अडॉप्ट किया थी जो स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुक्ति का अर्थ नहीं लिखना है, उसके विचारों को विस्तार करना है और सहज सरल भाषा का यूज करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं चलेगी इसमें। समकक्ष शब्द, उदाहरण तथा विद्वानों के कथन का यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके कोई इक्विवेलेंट शब्द हो, कोई उदाहरण हो या कोई विद्वानों का कथन हो, अगर वो आपको इसमें लिखोगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई लोकाक्तियां हो इससे रिलेटेड, सुक्ति से रिलेटेड, उसको भी लिखोगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके की चीजें इसमें ऐड करनी है आपको, और इस तरीके से आप लिखोगे अगर भाव विस्तार वृद्धिकरण को, तो आपके आराम से 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। जो 5वां पॉइंट है, भाव पूरा होना चाहिए और शब्द होते हैं वो सीमित होने चाहिए। इन चीजों का अपने को वृद्धिकरण करते समय ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अभी इसका जो भाव विस्तार अपन वृद्धिकरण करेंगे वो किस सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले तो परिभाषा, जैसे कोई भी सुक्ति दे दी, मन के आ रहे, मन के जीते जीत, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका अर्थ क्या है वो लिखेंगे, फिर उसका भाव,
भाव का मतलब है इसका केंद्रीय भाव, ये क्या सिखाना चाह रही है अपने को, क्या बताना चाह रही है वो लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, फिर एक उदाहरण देंगे इसका, फिर उसके बाद में इसकी शिक्षा लिखेंगे कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, जो मैंने एग्जाम में स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मैंने किस तरीके से इनको भाव विस्तार और जो वृद्धि करने हैं इसको मैंने किस तरीके से प्रिपेयर की थी। तो इसके लिए मैंने किया था कीवर्ड लिखे शॉर्ट नोट्स में। जो एक शॉर्ट नोट्स अपन बना रहे हैं कॉपी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अभी पार्ट ए का आप बनाओगे तो उसी में इसके कीवर्ड्स लिखो। जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, जैसे ये है मन के हारे हारे, मन के जीते जीत ले लिया, तो अपन इसके क्या कीवर्ड्स लिखेंगे। इसमें कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे सिर्फ उन कीवर्ड्स को ही याद रखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ो। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने इसमें 15 इंपोर्टेंट भाव विस्तार लिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको बिल्कुल याद करना है। पहला है मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पराधीन सपने हो सुखनाई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये टोटल 15 है, मैंने इसमें लिख रखे हैं, आपको पीपीटी में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से इसमें मैंने टोटल 20 लिए हैं। ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। जैसे मैं आपको कीवर्ड्स का बता रहा था, तो कीवर्ड्स का जैसे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, अब इसके कुछ कीवर्ड्स है। जैसे मन में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प होना चाहिए, बाधा कम होगी उससे, जब तक खुद नहीं करोगे, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, इस तरीके का आप इसमें एक वो लिख दोगे कथन, एग्जाम्पल दे दोगे गांधी का, ईसा का, भगत सिंह का, सुभाष का। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा, जैसे करत करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान आ गया, तो इसमें इंग्लिश कहावत लिख दो आप, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और हिंदी का जो कवि है ब्रंद, उसका लिख दो, इसमें लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, उदाहरण दे लिख दो, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो इस तरीके का आप एक इसमें कहावत लिख दो, या फिर कोई कवि ने कुछ कहा है वो लिख दो, या फिर इसका जैसे लिख दो मुहावरे का अर्थ, जैसे बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि भी विद्वान बन जाते हैं। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। जैसे एक मैं बताता हूँ, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फलदीन, इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे स्वाति की बूंद है, वो सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के संपर्क में आती है तो विष बन जाती है। इस तरीके का आप एक इसमें एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जामिनर का एक अलग ही इफेक्ट जाएगा उस पर, और आपको अच्छे मार्क्स देगा वो बिल्कुल। और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, शुक्ल जी ने कहा है कि कुसंग का ज्वर जो होता है वो बड़ा भयानक होता है, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छी संगत क्यों जरूरी है, बुरी संगत क्यों नहीं है, मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखो, अच्छी अच्छी चीजें लिखो, किसी जो प्रसिद्ध उसने कहा है किसी विद्वान ने, उसके कथन का यूज करो, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें आराम से मिल जाएंगे। बाकी ये जो 15 नहीं है, टोटल 20 है। तो इसमें जो 20 मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनमें से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आ जाए एक भाव विस्तार या वृद्धिकरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पत्र लेखन की। अब पत्र लेखन का जो है, इसमें पत्र लेखन में कार्यालय पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है, अनुस्मारक है, ये 4 तरह के हैं। तो इसमें मैंने जो किया था, जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, इसमें आप क्या करो कि एक परफॉर्मा बनाओ शॉर्ट नोट्स में। जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, हिंदी की अलग से बना लो शॉर्ट नोट, 15-20 पेज की एक शॉर्ट नोटबुक टाइप की बना लो, उसमें आप इसका परफॉर्मा बना लो। जैसे पत्र लेखन है, इसके अंदर कार्यालय पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है, अनुस्मारक है। तो इसका जो एक परफॉर्मा बना लो फिक्स, ऊपर और नीचे तो वो बिल्कुल फिक्स रहेगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। जो बीच का जो पार्ट है, बीच का पार्ट तो क्या होगा, बीच का पार्ट तो आपको जो एग्जामिनर में देगा, एग्जाम में देगा, उस क्वेश्चन में से आप लिख सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया था, पत्र लेखन और प्रारूप लेखन में जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, प्रारूप नमूना उसको मैंने बना लिया था शॉर्ट नोट्स में। अब ये सबका अलग अलग है, तो सबका परफॉर्मा आपको बना के इसमें लिख लेना है, और उसको हमेशा याद रखना है कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी आपको याद रखना है। बीच में तो आप फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है एग्जाम में, उसके हिसाब से लिख सकते हो। बीच के पार्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है बीच में। उसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो 1-2। तो इस तरीके से आपको एक परफॉर्मा सेट करना है पूरा, कि कार्यालय पत्र का क्या परफॉर्मा होता है, अर्ध सरकारी पत्र का क्या परफॉर्मा रहता है, कार्यालय आदेश का क्या परफॉर्मा रहता है, अनुस्मारक का क्या रहता है। शॉर्ट नोट्स में इनका सबका एक परफॉर्मा बना लो, और उसको बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में जैसे ही आया आपको ऊपर नीचे बिल्कुल सेम लिख देना है उसको। उसके भी फिक्स नंबर होते हैं, जैसे 3-3 नंबर का या 2-2 नंबर का वो रहता है। बीच का जो पार्ट है वो 3-4 नंबर का रहता है, तो आपको वो जो 5-6 नंबर है वो तो इजीली मिल सकते हैं अगर आपने ऊपर और नीचे का सही लिखा है। तो इस तरीके से आप इस पत्र लेखन का परफॉर्मा बनाए शॉर्ट नोट्स में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद। अब अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद है, तो इसकी कोई अलग से कोई प्रैक्टिस की कोई जरूरत ऐसी खास है नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको सिर्फ हिंदी अनुवाद करना है।
बस इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो रीड केयरफुली, जो आपको अंग्रेजी अवतरण दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, पहले ढंग से पढ़ो। नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और आसपास से मूल अर्थ, इसकी मतलब प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी अलग से। अंग्रेजी अवतरण है उसको ढंग से पढ़ना है, फिर उसका हिंदी भाषा का बेस्ट यूज करते हुए आसपास से मूल अर्थ निकालते हुए हिंदी अनुवाद करना है। मतलब आपको उसको ढंग से पढ़ो और फिर उसके बाद में उसका हिंदी भाषा का बेस्ट यूज करना है अपने को, और उसके आसपास से मूल अर्थ निकालते हुए उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो ये चीज़ अपने को इसमें ध्यान रखनी है। इसकी कोई प्रैक्टिस करने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट सी, निबंध। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से लिखना है, अपने को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा, और अपने को किस तरीके से रूपरेखा बनानी है वो भी मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा निबंध के बारे में। 20 नंबर का पार्ट है, पार्ट सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध आप अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। निबंध को क्या रहता है, निबंध की संरचना क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे लिखना है। पार्ट इसके जो 3 पार्ट होते हैं, भूमिका, मुख्य भाग और उपन्यास, इनमें तीनों में अपने को किस तरीके से डिवाइड करना है, कितनी शब्द सीमा होती है, सब कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। तो निबंध की संरचना जो होनी चाहिए वो 3 पार्ट में होनी चाहिए, भूमिका, मुख्य भाग और उपन्यास। 20 नंबर का ये आता है। इसकी शब्द सीमा लगभग 500 शब्द होती है। एक विषय पर अपने को निबंध लिखना होता है। विषय कोई सामाजिक, समसामयिक या राज विषय से जुड़ा होता है। तो ये निबंध की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं लिखना कैसे। एग्जामिनर क्या देखता है आपसे, क्या एक्सपेक्ट करता है, विषय की स्पष्ट समझ, की विषय की स्पष्ट समझ है नहीं है। तार्किक क्रम, क्रम प्रॉपर होना चाहिए, पहले भूमिका, फिर उसके बाद में मुख्य भाग, फिर उपन्यास। इस तरीके से ही अपने को लिखना है, बिल्कुल तार्किक क्रम में। पहले भूमिका लिखेंगे, फिर मुख्य भाग लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि भूमिका के अंदर आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग के अंदर क्या लिखना है और उपन्यास के अंदर क्या लिखना है। इसके अंदर बिल्कुल संतुलित भाषा और विचार होने चाहिए। उदाहरण और तथ्य इसमें इंक्लूड करने चाहिए। क्या क्या उदाहरण है, तथ्य जितना आप इसमें ऐड करोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर यही देखता है कि कितने उदाहरण लिखे हैं, कितने इसने तथ्य लिखे हैं, संतुलित भाषा है कि नहीं है, विषय की स्पष्ट समझ है कि नहीं है, तार्किक क्रम प्रॉपर क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा, भूमिका, मुख्य भाग और उपन्यास। शब्द सीमा का पालन सबसे इंपॉर्टेंट, कि 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा का पालन करना भी इसमें बहुत जरूरी है। और निबंध लिखने का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भूमिका है, जैसे टोटल 500 वर्ड का है, तो अपने को किस तरीके से इसको डिवाइड करना है। जो भूमिका है वो 60-70 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्य भाग है वो 350 से 370 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो उपन्यास है वो भी 60-70 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों भागों में संतुलन आवश्यक है। तीनों भागों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने भूमिका को 150 वर्ड की लिख दी और मुख्य भाग को छोटा कर दिया, फिर उपन्यास को और बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, इन इतने शब्दों से ज़्यादा अपने को इसमें नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं भूमिका कैसे लिखे। भूमिका के अंदर अपने को क्या क्या लिखना है। जो सबसे पहला है भूमिका या प्रस्तावना बोलते हैं अपन इसको। इसमें लिखना है आपको विषय का सामान्य परिचय, किस बारे में उसका सामान्य परिचय, वर्तमान संदर्भ से जोड़, सरल एवं प्रभावी भाषा और भारी कथन नहीं लिखने इसमें। जो मुख्य भाग है उसमें अपने को विस्तार में लिखना है इसको। विषय का विस्तार क्या है, कारण और प्रभाव, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया तो उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उनका समाधान क्या है। तथ्य और उदाहरण, क्या तथ्य है, क्या उदाहरण है, वो चीज़ें अपन इसमें लिख सकते हैं मुख्य भाग में। पैराग्राफ वाइज लिखना है अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आपको भूमिका और जो पैराग्राफ है, मुख्य भाग है, उसको इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में जो उपन्यास आता है उसमें आपको लिखना है पूरे निबंध का सार। जो पूरा निबंध है उसका सार क्या है वो आपको उपसार के अंदर लिखना है। भविष्य की दिशा, भविष्य में अपन और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। सकारात्मक निष्कर्ष, कभी भी लास्ट में अपने को नेगेटिव नहीं लिखना। उसका जो भी अपने निबंध लिखा है उसका सकारात्मक निष्कर्ष क्या होता है वो आपको लास्ट में उसमें कवर करना है। भविष्य की दिशा क्या होगी, पूरे निबंध का सार क्या होगा। फिर अपन बात करते हैं कि भाषा संबंधी सावधानियां। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट हिंदी होनी चाहिए, टफ लैंग्वेज नहीं लिखनी ज़्यादा। व्याकरण में बर्तनी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अनावश्यक मुहावरे नहीं लिखने, और भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं। तो इन चीज़ों का अपने को लिखते टाइम ध्यान रखना है उसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामान्य गलतियां। कुछ स्टूडेंट्स है वो जो गलतियां करते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं, इस तरह की गलती अपने को नहीं करनी है। भूमिका बहुत लंबी लिखना, भूमिका को बहुत लंबी कर देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 60-70 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखनी भूमिका, उसको उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को। एक ही बात की बार बार में पुनरावृत्ति नहीं करनी भूमिका के अंदर। कहानी शैली नहीं लिखनी, कोई असंतुलित शब्द विभाजन नहीं करना। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान में पर्यटन का विकास पे अपने को निबंध लिखना है, तो भूमिका के अंदर अपन लिखेंगे राजस्थान की पहचान, मुख्य भाग के अंदर अपन लिखेंगे संभावनाएं व चुनौतियां, और उपन्यास में अपन लिखेंगे सतत विकास की आवश्यकता। तो इस तरीके से अपने को इसको डिवाइड करना है 3 पार्टों में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट इजी टॉपिक्स। क्या क्या जो निबंध है ऐसे है वो आ सकते हैं, वो मैंने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट उठाए हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण। दूसरा है आरक्षण नीति, पक्ष एवं विपक्ष। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या।
चौथा है बाल श्रम एक गंभीर समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान, वैश्वीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय एकता। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या, भारत विकास के मार्ग पर, महंगाई कारण और निवारण, सामाजिक एकता और साक्षरता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऐसे है मैंने वहाँ से उठाए हैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए कि क्या क्या पूछे गए हैं आरपीएससी में, वहाँ से उठाए हैं। तो ये हो सकता है रिपीट हो जाए, प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर नहीं कह सकता। तो इनको आप अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है ऐसे आउटलाइन, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का मैं बता रहा था कि भाई किस तरीके से आपको आउटलाइन बनाना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना के अंदर इसके बारे में लिख देंगे अपन। प्रस्तावना के अंदर क्या क्या कवर करना है जो मैंने आपको बताया था, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का लिखना है। प्रस्तावना के अंदर अपने को लिखना है विषय का सामान्य परिचय, वर्तमान संदर्भ से जोड़, सरल एवं प्रभावी भाषा और बाहरी कथनों से बचे। इस तरीके का यूज करते हुए इसकी प्रस्तावना लिख देंगे आप। फिर प्रस्तावना के बाद में जो मेन है बीच का पार्ट, मुख्य भाषा, जो बताया था मैंने आपको। प्रस्तावना के बाद में मुख्य भाग, जो इसका मुख्य भाग है उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। मुख्य भाग के अंदर प्रदूषण का अर्थ क्या है ये लिखना है, प्रदूषण के कारण क्या है ये लिखना है आपको, प्रदूषण के प्रकार क्या है, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, प्रदूषण के प्रभाव क्या है और प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है। ये सारी चीजें इसके मुख्य भाग के अंदर आ जाएगी। ये मैंने एक ऐसे लेकर इसका आउटलाइन बताया कि इस तरीके से आपको आउटलाइन बनानी है एग्जाम में। तो एग्जामिनर क्या है, इससे अच्छे मार्क्स देता है आपको, बिल्कुल क्लियर रहती है ना चीजें कि प्रस्तावना अलग है, मुख्य भाग अलग है, रूपनसार अलग है। तो इस तरीके से आपको आउटलाइन बनाते हुए लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप लिख दोगे, फिर ये चारों चीजें इसके मुख्य भाग में आ जाएगी, पांचों चीजें, प्रदूषण का अर्थ, कारण, प्रकार, प्रभाव और रोकने के उपाय। फिर उसके बाद में एक पॉजिटिव लास्ट में इसका उपनसार लिखना है। इस तरीके से आप इसका एक इजी आउटलाइन बना सकते हो। तो नेक्स्ट है आतंकवाद का जैसे आउटलाइन मैंने आपको बताया है इसमें थोड़ा, ये मतलब एग्जाम्पल तौर पे बताया है मैंने आपको कि इस तरीके से आप एक आउटलाइन बना सकते हो एग्जाम के अंदर। तो इसको देख के क्या है, एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, बिल्कुल एक अलग ही इफेक्ट जाएगा उस पर। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना लिख दी, फिर आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद के स्वरूप क्या है, विश्वव्यापी समस्या क्या है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां, नियंत्रण के उपाय, ये सारी चीजें आ जाएगी मुख्य भाग के अंदर। ओपन सार लास्ट में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने इसमें लगभग कवर करवा दिया कि आपको हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अपने को फोकस करना है 35% मार्क्स पे नहीं, 60+ मार्क्स पे, क्योंकि उससे क्या है आपकी जो रैंक है वो इंप्रूव होगी, मार्क्स है ओवरऑल अच्छे आएंगे। तो हिंदी एक इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आराम से इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जो मैंने बताया ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी IAN की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।